क्या हाल चाल, सब बढ़िया, बिल्कुल मस्त ना। बिल्कुल यार, सब जबरदस्त, सब मस्त ही रहना चाहिए। और हमारी जो पढ़ाई है वो यार जबरदस्त चलती रहना चाहिए, क्योंकि यार हमारे सर जो है, मतलब आपके सर मतलब मैं भाई रेगुलर आपके साथ यार पढ़ाई कर रहा हूँ, तैयारी कर रहा हूँ यार, मेहनत कर रहा हूँ। तो भाई आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप भी भाई रेगुलर मस्त तरीके से पढ़ते रहो। और भाई जहां दिक्कत हो ना, बिल्कुल यार बेझिझक यार आप कमेंट कर सकते हो। और हम आपको व्हाट्सएप नंबर भी दे चुके हैं गाइस। हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है भाई वो 7509474692। इस पर यार अपना आप डाउट पूछ सकते हैं। तो भाई आपसे सिर्फ यही कहना है कि आप पढ़ाई करो मस्त तरीके से। तो आज का हमारा क्वेश्चन प्यारे साथियों है, क्या है क्वेश्चन? विद्युत द्विध्रुव के कारण बेटा निरक्षीय स्थिति में, जी हां, निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। लास्ट जो हमारा क्वेश्चन था, पिछली वीडियो थी, वो अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की थी, जो बहुत अच्छे से हमने कंप्लीट की थी, बहुत अच्छे से आपको समझा दिया था। उसमें भी डाउट रहा, बिल्कुल पूछ सकते हो, है ना। और इसका जो लिंक है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। बाकी यार डिस्क्रिप्शन वाली बात अलग है यार, मैंने आपको चैनल पे प्रोवाइड करा रहा हूं यार, प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी, तो यार प्लेलिस्ट में जाकर देख लो। और केमिस्ट्री की वीडियो तो आ ही रही यार, तो मस्त तरीके से पढ़ो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो आप क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति। अब हम अक्षीय स्थिति तो जान गए थे, अब हमें निरक्षीय स्थिति के बारे में जानना है। और किसके कारण करना है बेटा? विद्युत द्विध्रुव के कारण। तो सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा बेटा? विद्युत द्विध्रुव। क्या बनाना पड़ेगा? विद्युत द्विध्रुव। तो विद्युत द्विध्रुव क्या होता है बेटा? क्या होता है? क्या होता है? जब दो बराबर और विपरीत आवेशों को एक दूसरे से अल्प दूरी पर रख देते हैं, तो इनसे जो बना निकाय होता है वो विद्युत द्विध्रुव होता है ना। तो देखो मैंने ये एक विद्युत द्विध्रुव बना दिया। मैंने क्या किया? देखो ये प्लस क्यू और माइनस क्यू, ये दो बराबर और विपरीत आवेश हैं, ये बराबर आवेश है। और विपरीत क्यों है? क्योंकि इस पर प्लस है, इस पर क्या है? माइनस, है ना। तो मैंने ये बराबर और विपरीत आवेशों को एक दूसरे से अल्प दूरी जो 2l है इस पर रख दिया, तो ये जो निकाय बन गया, ये विद्युत द्विध्रुव बन गया। ठीक है, क्या बन गया बेटा? ये विद्युत द्विध्रुव बन गया। क्लियर है? अब बोला है कि भाई इससे निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। ठीक है, निरक्षीय स्थिति, तो निरक्षीय स्थिति में आपको पता होना चाहिए कहां है निरक्षीय स्थिति। देखो मेरे ऐसा क्यों, अक्षीय स्थिति होती है ये अक्ष पर, ये इसका विद्युत द्विध्रुव का क्या है बेटा? ये जो लाइन दिख रही है ना, ये विद्युत द्विध्रुव का क्या है? अक्ष है। तो अक्षीय स्थिति यहाँ होती है, इस तरफ या फिर इस तरफ, ये अक्षीय स्थिति होती है। बट निरक्षीय बोला है, तो निरक्षीय स्थिति बेटा होती है या तो ऊपर होती है या नीचे होती है। समझ गए? निरक्षीय स्थिति कहाँ होती है? या तो ऊपर होती है या नीचे होती है। तो हम क्या करेंगे बेटा, जो विद्युत द्विध्रुव है ना, इस विद्युत द्विध्रुव के मूल बिंदु हमने O मान लिया। इस मूल बिंदु से मान लेते हैं R दूरी पर। कितनी दूरी पर बेटा? R दूरी पर। तो ये बीच की दूरी क्या मान ली हमने? R दूरी पर हमने एक बिंदु मान लिया है P, ये यहां लिख दे रहा है। ठीक है, एक बिंदु हमने बेटा ये मान लिया है P। ठीक है, बिंदु P मान लिया R दूरी पर। ये जो बिंदु दिख रहा है ना, ये P है। और इस P बिंदु पर हमें क्या करना है बेटा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E की गणना करनी है। ठीक है, अब हम आपको पहले ही समझा चुके हैं, अगर लास्ट व्यंजक आपने देखा होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर हमें E की गणना करनी है तो E का बेटा फॉर्मूला क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। अगर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो बेटा हमें एक आवेश की जरूरत पड़ेगी, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी एक आवेश के कारण निकाली जाती है, और हमें दूरी की जरूरत पड़ेगी। इन दोनों चीजों की जरूरत पड़ने वाली है कि नहीं? ठीक है, तो अब हमारे पास एक प्लस क्यू आवेश भी है और एक माइनस क्यू भी आवेश है। तो हम दोनों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे पहले, और फिर E परिणामी तीव्रता हम निकालेंगे। क्लियर है? तो हमने क्या किया, विद्युत द्विध्रुव के मूल बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P मान लिया, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E की क्या करनी है? गणना करनी है। ध्यान से सुनना। और मैंने ये भाई उर्दू में नहीं लिखा, हिंदी में लिखा है। क्या लिखा है? जो मैंने यहाँ लिखा है, जो मैंने अभी डायग्राम में जितना अभी समझा है, केवल इतना लिखा है। देखो क्या लिखा है। माना A भी एक विद्युत द्विध्रुव है, तो देखो A और B एक विद्युत द्विध्रुव है, जिस पर प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश रखा है, प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश रखा है, और तथा इनके बीच की दूरी क्या है? 2l। तो इनके बीच की दूरी 2l, यही तो लिखा। कोई लिखा क्या अलग से? नहीं ना प्यारे साथियों, वही लिखा है। ठीक है, आगे क्या लिखा है? माना विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, जो मध्य बिंदु था विद्युत द्विध्रुव का, इससे O से, ठीक है, R दूरी पर। कितनी दूरी पर बेटा? R दूरी पर, ये R दूरी पर, निरक्षीय स्थिति में, ये निरक्षीय स्थिति है, ऊपर या नीचे। ठीक है, एक बिंदु P ले लिया। क्या ले लिया? P ले लिया, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या करनी है? गणना, E की गणना करनी है। इतनी थ्योरी लिखना, कुछ भी नहीं लिखना। आओ आगे जानते हैं।
तो बेटा अगर हमें ई की गणना करनी है तो पहले प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना पड़ेगा और माइनस के कारण निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर प्लस क्यू आवेश के कारण बेटा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बेटा कुछ ये होगी, इसकी दिशा होगी ये। अच्छा सर इसकी दिशा ये क्यों होगी, मुझे ये नहीं आ रहा समझ में। तो बेटा प्लस क्यू आवेश के कारण देखो आपने विद्युत बल रेखाएं पढ़ी हैं और हमने देखा था विद्युत बल रेखाएं प्लस से बाहर जाती हैं और माइनस की ओर आती हैं, माइनस की ओर आती हैं और प्लस से बाहर जाती हैं। तो भाई प्लस से बाहर जाती हैं तो ये बाहर ही जाएंगी, तो इसकी दिशा ये हो जाएगी बाहर की ओर। क्लियर है, ठीक है। और तो प्लस क्यू आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसको बेटा हम मान ले रहे हैं E1, क्या मान ले रहा है E1 मान ले रहा है, ठीक है, ओके। और अगर माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखें तो बेटा इसकी दिशा हो जाएगी ये, क्योंकि प्लस क्यू के अंदर प्रवेश करती हैं विद्युत बल रेखाएं और माइनस क्यू के अंदर प्रवेश करती हैं और प्लस क्यू से बाहर जाती हैं। तो प्लस क्यू के कारण जाएंगे तो बाहर जाएंगे, लेकिन माइनस क्यू के अंदर प्रवेश करती हैं तो ये अंदर की। क्लियर है दिशा, ठीक है। अब यहां बेटा हमें मिला है E2, ये मान लेते हैं E2, यहाँ मिला हमें E1 और यहाँ मिला हमें E2। सीधे रास्ते पे नहीं है साले, टेढ़े रास्ते पे, एक इधर को जा रहा है एक इधर को जा रहा है, गड़बड़ हुआ ना। तो भाई अगर ये सीधे रास्ते पे नहीं है तो हमें इनको सीधे रास्ते पर लाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा, सीधे रास्ते पर लाना पड़ेगा। तो जो बिंदु P लिया था ना बेटा, इस बिंदु P पर हम अक्ष की गणना करेंगे। तो एक अक्ष आपका ये हो गया और एक अक्ष आपका ये होगा। जो आपका E1 है वो यहाँ से मान लेते हैं कितना थीटा कोण बना रहा है, यहाँ से कितना कोण बना रहा है, देखो किसी ना किसी कोण तो बना रहा है ना भाई, किसी ना किसी कोण पर है तो मान लीजिए थीटा। जब पता नहीं होता कौन सा कोण है तो थीटा मान लेते हैं, ठीक है। तो हमने ये एक अक्ष की गणना कर ली, ये मान लेते हैं एक्स अक्ष है, ठीक है, और ये मान लेते हैं बेटा कौन सा अक्ष है, वाई अक्ष है। क्लियर हुआ, ठीक है। अब ये एक जो एक्स अक्ष है वो यहाँ से यहाँ तक होगा, नीचे तक होगा, ठीक है, ये सीधा होगा, टेढ़ा बन गया थोड़ा मुझसे, ठीक है, क्योंकि मैं डायग्राम बनाने में थोड़ा माहिर हूँ इसलिए, है ना। और ये जो अक्ष है वो इधर तक होगा। क्लियर है। अब देखो E1 बेटा इधर है ये, लेकिन रास्ते पर, इस रास्ते पर इसको आना चाहिए क्योंकि ये सीधा रास्ता है, ये टेढ़ा रास्ता है, और E2 इधर है तो इसको भी हमें रास्ते पर लाना पड़ेगा, या तो इस रास्ते पर या तो इस रास्ते पर, ठीक है। कोई दिक्कत है बेटा, कोई परेशानी है, मान लो ये भी यहाँ से कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है। क्लियर है, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को अच्छे से, ओके। तो बेटा अगर हम इनको रास्ते पे देखो, जो निरक्षीय स्थिति है इसका डायग्राम समझना ही सबसे बड़ी बात है। डायग्राम समझ में आ जाएगा बिल्कुल, आप बहुत आराम से ये चीज बन जाएगी आपसे, ठीक है। तो देखो E1 इधर है, E2 इधर है, रास्ते पे नहीं है, इनको रास्ते पे लाना पड़ेगा, ठीक है। तो बेटा अगर हम इनको रास्ते पे लाते हैं तो थोड़ा सा यहाँ लॉजिक समझो। जैसे मान के चलो अक्ष ये है, ये आपका एक्स अक्ष है, ठीक है, और ये आपका वाई अक्ष है, और ये एक रास्ते से भटक गया है ना। तो बेटा अगर रास्ते से कोई भटका है ना तो उसको रास्ते पर लाने के लिए बेटा एक बार यहाँ लाना पड़ता है और एक बार यहाँ लाना पड़ता है, ठीक है। तो जब ये व्यक्ति जो आपका मान के चलो F व्यक्ति है, अगर ये वाला व्यक्ति इधर आएगा तो जिस तरह कोण बनता है उस तरफ आता है तो cos थीटा होता है। क्या होता है बेटा, cos थीटा के साथ आता है। और जिस तरह कोण नहीं बनता उस तरफ जाता है तो बेटा sin थीटा के साथ जाता है, ठीक है। किसके साथ जाता है, sin थीटा के साथ जाता है, ठीक है। तो अगर इसको हम यहाँ ले जाएंगे तो ये साइन थीटा आएगा और इसको यहाँ ले जाएंगे तो ये कॉस थीटा आएगा। जिस तरफ कोण बनता है उस तरफ ले जाते हैं तो वो कॉस थीटा के साथ आता है, और जिस तरफ कोण नहीं बनता उस तरफ ले जाते हैं तो वो साइन थीटा के साथ आता है। क्लियर हुआ, ठीक है। तो जो E1 है, E1 को अगर इधर लेके जाएंगे तो ये इसकी दिशा, इसको पकड़ के यहाँ लेके आए तो इसकी दिशा बाहर की ओर है, तो यहाँ भी इसकी दिशा कहाँ की ओर होगी भाई, बाहर की ओर होगी। कहाँ की ओर होगी, बाहर की ओर होगी। तो ये जो E1 है इसको पकड़ के इधर लाएंगे तो ये क्या बन जाएगा बेटा, E1 cos थीटा, E1 cos थीटा। अच्छा सर E1 cos थीटा क्यों बनेगा, E1 cos थीटा सर क्यों बनेगा बेटा, E1 cos थीटा इसलिए बनेगा, cos के साथ इसलिए आएगा क्योंकि एंगल यहाँ बन रहा है, कोण यहाँ बन रहा है, और मैंने बताया जिस तरह कोण बनता है उधर ले जाते हैं तो cos आता है, ठीक है। अब E1 को एक बार तो इधर ले आए, एक बार पकड़ के इधर लाना पड़ेगा। तो इसको पकड़ के अगर इधर लाएंगे तो इसकी दिशा कहाँ की ओर होगी, बाहर की ओर होगी, क्योंकि ये बाहर की ओर है ना, ठीक है। तो अगर ये इधर आएगा तो ये बन जाएगा बेटा E1 sin थीटा, E1 sin थीटा। क्लियर हुआ बेटा, बोलो क्लियर हुआ। मैंने आपको फिर से समझाया एक बार, E1 को इधर ले जाएंगे तो cos थीटा में आएगा, इसकी दिशा बाहर की ओर होगी। इसको इधर ले जाएंगे तो साइन में आएगा, इसकी दिशा बाहर की ओर होगी। बताया ना मैंने ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब E1 का तो हमने काम तमाम कर दिया, E1 यहाँ से हट गया, अब E1 यहाँ पहुंच गया और यहाँ पहुंच गया, E1 यहाँ से खत्म।
ठीक है। अब जो E2 है बेटा, E2 को भी एक बार देखो, इसके लिए दो अक्ष ये है, एक अक्ष ये है और एक अक्ष ये है, ठीक है, ये अक्ष, ठीक है। तो एक बार पकड़ के इधर ले जाएंगे और एक बार पकड़ के इधर ले जाएंगे। जब इसको पकड़ के बेटा इधर ले जाएंगे तो देखो इसकी दिशा इधर की ओर है, नीचे की ओर, तो पकड़ के इस तरफ ले जाएंगे तो इसकी दिशा हो जाएगी ये हो जाएगी, और E2 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा बेटा E2 cos थीटा, E2 cos थीटा। अब cos क्यों आएगा, क्योंकि कोण यहाँ बन रहा है, ठीक है। एक बार इधर ले गए, अब इसको पकड़ के हम इधर लाएंगे तो इसकी दिशा कहाँ की ओर होगी बेटा, नीचे की ओर होगी। कहाँ की ओर होगी, नीचे की ओर होगी, क्योंकि यहाँ बाहर की ओर है ना। तो ये आपका हो जाएगा बेटा E2 sin थीटा, क्योंकि यहाँ साइन आता है, क्योंकि यहाँ थोड़ी कोण बन रहा है, ठीक है, यहाँ बन रहा है, ठीक है। तो अब जो E2 है यहाँ से भी हट गया, E1 और E2 हट गए। अब हमें दो अक्ष मिले, एक ये वाला अक्ष और ये वाला अक्ष। तो इस अक्ष पर कितनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं हैं, दो, एक E1 sin थीटा और एक E2 sin थीटा। लेकिन E1 की दिशा ऊपर की ओर है, E2 की है नीचे की ओर। इस अक्ष पर बेटा कितनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, दो, एक E1 cos थीटा और एक E2 cos थीटा, जिनकी दिशाएं क्या है, समान है। क्लियर है, दोनों की दिशाएं क्या है, समान है। ओके, दिक्कत तो नहीं है, अभी परेशानी तो नहीं है, बिल्कुल नहीं होगी। जल्दी से अगर परेशानी है तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे करना, फिर से देख लो, सारा कुछ समझ में आ जाएगा। ओके, अब हम कहानी को आगे बढ़ाएं। यहाँ तक की कहानी आपको क्लियर हो गई बहुत अच्छे से। अब हम कहानी को बेटा आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब कहानी को आगे बढ़ाएंगे और ध्यान से आप समझेंगे इसको, ठीक है, आप ध्यान से समझेंगे। ओके, चलो बेटा समझते हैं। तो बेटा अभी पहले हम प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कर रहे हैं, ठीक है। चलो इधर ओके, तो यहाँ हम लिख लेंगे बेटा प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बेटा प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E1 है, ये यहाँ क्लियर है। तो E1 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन आर स्क्वायर, Q अपॉन आर स्क्वायर, यही होती है। अब देखो Q तो Q रहेगा, क्योंकि प्लस के कारण कर रहा है, ठीक है। अब जो दूरी है बेटा, जो दूरी है वो दूरी क्या हो जाएगी, तो देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी P पे कर रहा है ना, तो P की तक की दूरी देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है बेटा, ये A है और ये क्या है P। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है बेटा, AP। तो ये AP का हम क्या कर देंगे, इसको दे देंगे हम समीकरण नंबर 1, और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, AP दिशा में। कौन सी दिशा में बेटा, AP दिशा में, ठीक है, यहाँ लिख देंगे, ठीक है, AP दिशा में, AP दिशा। क्लियर हुआ बेटा, क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो हम इनकी गणना कर रहे हैं, फिर इधर इधर करेंगे, जो काम करेंगे वो देखेंगे, ठीक है। अब बेटा ऐसा ही माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूरा लिख लेना। तो माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है बेटा, E2 है, ये है, ठीक है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन आर स्क्वायर, दूरी, तो यहां से दूरी क्या है बेटा, माइनस क्यू और P के बीच की दूरी क्या है, ये है ना। तो P भी लिख देंगे, क्या लिख देंगे बेटा, P भी लिख देंगे, ठीक है, PV का स्क्वायर। लेकिन इसकी दिशा क्या है बेटा, P से B की ओर, ठीक है। तो यहाँ आप ऐसा कर सकते हो, AP वेक्टर दिशा में, ठीक है, PV वेक्टर दिशा में, क्योंकि ये दिशा बताता है ना वेक्टर, ठीक है। तो ये PV वेक्टर, मतलब ये पता चल रहा है कि P से B की ओर है, ये पता चल रहा है कि A से B की ओर है। क्लियर, इसको दे देना बेटा समीकरण नंबर 2। ओके, लेकिन हमें E1 E2 नहीं निकालनी बेटा, हमें निकालनी है E। क्या निकालनी है, E। तो E के निकालने के लिए हमने इसको घटकों में विभाजित किया, इसको साइन घटक में और कॉस घटक में विभाजित किया कि नहीं, ठीक है। तो आप यहाँ पर एक लाइन लिखोगे, किंतु चित्र से E1 साइन थीटा बा E2 साइन थीटा। देखो चित्र से देखना, अब चित्र में हमने इनको यहाँ विभाजित कर दिया, तो E1 साइन थीटा और ये E2 साइन थीटा एक दूसरे के विपरीत है कि नहीं, बोलो, एक दूसरे के विपरीत है। ये इधर को खींच रहा है और ये इधर को खींच रहा है। अब जब दोनों एक दूसरे की तरफ को खींच रहे हैं तो ये प्रभाव एक दूसरे का नष्ट करेंगे कि नहीं, बोलो, करेंगे, ठीक है। तो किंतु चित्र से E1 साइन थीटा व E2 साइन थीटा एक दूसरे के विपरीत हैं, जिससे
इनका प्रभाव, जिससे इनका प्रभाव समाप्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। बोलो हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, हो जाएगा, प्रभाव समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये एक दूसरे के विपरीत है, तो ये प्रभाव को क्या कर देंगे? समाप्त कर देंगे। किंतु E1 cos थीटा व E2 cos थीटा एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में है, तब परिणामी तीव्रता, अब देखो, अब इनकी दिशा एक ही है ना, तो ये एक दूसरे से क्या होंगे? जुड़ जाएंगे, क्योंकि इनकी दिशा क्या है? बराबर है, तो ताकत क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। जैसे मैं भी इस तरफ धक्का रहा हूँ और एक व्यक्ति और मुझे धक्का रहा है, तो भाई हमारी ताकत बढ़ेगी कि नहीं? जैसे मैं इस तरफ धक्का रहा हूँ, वो मुझे धक्का रहा है, तो मेरी ताकत बढ़ जाएगी, बिल्कुल बढ़ जाएगी। तो भाई इनकी जो दिशा है एक ही है, इसलिए परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगी? ई बराबर क्या हो जाएगी बेटा? E1 + E2। बोलो हो जाएगी, सॉरी E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, ठीक है, cos थीटा, क्योंकि इनकी दिशा एक ही है, तो इनकी दिशा का ताकत क्या होगी? बढ़ जाएगी। बोलो समझ में आया इतना? बोलो यार समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल आया होगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, अब थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए। ठीक है, ओके। अब आगे बेटा हमें क्या समझना है? देखो, अब आगे आपको ये समझना है कि जो E1 और E2 है, इनके मान रख देंगे, तो यहाँ हम करेंगे। ठीक है, यहाँ हम करेंगे, थोड़ा एडजस्ट करना। ठीक है, तो देखो बेटा, ये रहा आपका E1, ये रहा सॉरी E रहा E। अब E1 का मान कितना है बेटा? ये है, तो E1 का मान रख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/AP²। ठीक है, प्लस अब ये cos थीटा है, ये क्या है? cos थीटा। बेटा पहले मैं देख रहा हूँ बोर्ड पर एडजस्ट हो रहा है नहीं तो मैं हटाऊंगा इनको फिर। ठीक है, तो भाई बोर्ड पर एडजस्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमें कुछ ज़्यादा लिखना है। तो एक काम कीजिए, मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो थ्योरी है इसको मिटा रहा हूँ, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार स्क्रीनशॉट लो बेटा, या फिर मैं इस थ्योरी को ना मिटा के इसको मिटा दूँ, इसको ये याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, केवल ये बचने दूंगा। जल्दी लो स्क्रीनशॉट इसका बेटा, ले लिया? ठीक है, चलो अब इसको हम हटा रहे हैं और यहाँ से, और इतना जो है ना हटा देंगे। इनको याद रखना, E1 और E2 के मान। ठीक है बेटा, ओके। तो इतना मैंने क्या कर दिया बेटा? हटा दिया। तो अब इससे निकालेंगे। ठीक है, तो ये रहा बेटा हमारा E। अब ये जो E1 है, E1 का मान अब भी ज्ञात किया था, हमारा क्या था? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/AP², यही था ना। और ये आपका cos थीटा, ये आपका cos थीटा, प्लस E2 का मान क्या था? वो रख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/BP², यही था ना बेटा। ठीक है, और ये रहा आपका cos थीटा। बोलो भाई कोई दिक्कत है यहाँ तक? बोलो यार जल्दी बोलो, कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। हम आगे बढ़ा रहे हैं क्लास को, भाई बढ़ाते चल रहे हैं, है ना। अब भाई आगे बढ़ेंगे, तो आगे बढ़ने के लिए बेटा हमें क्या करना पड़ेगा? थोड़ा आगे समझे, ध्यान से सुनना। अब बेटा यहाँ देखो, ये है AP और ये है BP, ध्यान से सुनना। ये है AP और ये क्या है? BP। अब देखो, ये रहा बेटा AP, ये रहा AP, ये AP है, और ये क्या है बेटा? BP। तो आप ये बताओ, AP और BP आपस में बराबर है कि नहीं? है कि नहीं? तो आप एक किंतु लगा देना, और किंतु में ये देख देना कि बेटा जो आपका BP है, क्या है? जो BP है, ये वाला BP, ये AP के बराबर है। तो BP की जगह हम क्या रख सकते हैं? AP रख सकते हैं। BP की जगह क्या रख सकते हैं बेटा? हम EP रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो ये आपका E = हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/AP²। AP तो ज्यों का त्यों रहने देना, ठीक है। और ये रहा cos थीटा, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/ इस BP की जगह क्या रख दो? AP। तो ये रहा AP², और ये रहा आपका cos थीटा। तो अब एक ये बन गया, एक ये बन गया, तो हमारे ये बन गए हैं 2 × 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/AP²। ये दो लगा दिया आगे, एक ये है और एक ये है, तो अब 2 बन गए। ठीक है, अब ये भी AP और cos भी आपके 2 बन गए, तो ये आपका cos थीटा। बोलो बात समझ में आई? ये 2 बन गए ना, एक ये है, तो आगे हमने 2 लगा दिया और इनटू में ये कर दिया, तो ये दोगुना हो गया ना। सब कुछ क्या हो गया? दोगुना हो गया।
बोलो बेटा इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल आई होगी, दिक्कत नहीं होगी। अब बेटा आगे हमें थोड़ा सा काम करना है। अब थोड़ा सा काम तो करना है सर, वो काम लेकिन है क्या? तो देखो वो काम ये है कि बेटा जो AP है इस AP की वैल्यू निकालना है। जो AP दिख रहा है ना, इस AP की वैल्यू निकालना है। इसलिए हम क्या करेंगे बेटा, जो आपको त्रिभुज दिख रहा है ना, ये वाला, ये आपको त्रिभुज दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है ना त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज है। इसमें हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो हम किंतु लगा देंगे, किंतु त्रिभुज OPA, जो OPA जो है इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। ठीक है, OPA में पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि हमें AP की वैल्यू निकालनी है ना। ठीक है, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे बेटा। तो कर्ण का वर्ग, तो ये कर्ण है आपका, ये क्या है बेटा, कर्ण। तो AP का स्क्वायर, ये कर्ण है ना, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, तो ये लंब है। लंब क्या है बेटा, लंब क्या है, OP है ना। तो OP का स्क्वायर प्लस आधार का वर्ग मतलब OA का स्क्वायर, तो ये OA का स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो AP की वैल्यू तो हमें पता नहीं, वो तो निकाल ली है, लेकिन OP आप देखो कितना है, R है। तो ये R है, तो बराबर क्या हो जाएगा, R का स्क्वायर। अब OA कितना है, तो देखो बेटा पूरी दूरी कितनी है, 2L, तो ये L और ये भी क्या होगी, L। तो OA कितना हो गया, L हो गया, तो ये L का स्क्वायर। ठीक है, अब हमें AP निकालना है, तो इसका स्क्वायर हटाएंगे तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है, इस पर क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। बोलो, क्योंकि स्क्वायर हटाते हैं तो अंडर रूट आता है कि नहीं आता, बिल्कुल आता है। तो इसका स्क्वायर हटाएं, इसका अंडर रूट आएगा। AP की वैल्यू आपकी ये हमारी AP की वैल्यू आ गई है। अब जो AP की वैल्यू आ गई है, अब हमें एक चीज और निकालनी पड़ेगी बेटा, cos थीटा की वैल्यू। ठीक है, cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, वो और निकालनी पड़ेगी। तो बेटा cos थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, तो sin थीटा होता है। तो आधार बटे क्या होता है बेटा, कर्ण होता है। जो cos थीटा होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण। क्या होता है बेटा, आधार बटे कर्ण। तो भाई ये जो cos थीटा है, cos थीटा बराबर बेटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है बेटा, ये है आधार, ये है AP, तो सॉरी OA, तो इसकी वैल्यू क्या है, L। ठीक है, और कर्ण जो है, कर्ण AP है, इसकी वैल्यू क्या निकल के आ गई बेटा, इसकी वैल्यू निकल के आ गई है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, ये आ गई है, तो इसकी वैल्यू ये आ गई है। तो कर्ण की वैल्यू कितनी है बेटा, अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये व्यंजक बेटा बड़ा है, इंपॉर्टेंट है, आता है पेपर में, इसलिए हमें सबको करना पड़ रहा है, थोड़ी सी इसके अंदर मेहनत होती है। ठीक है, तो ये cos की वैल्यू भी आ गई, AP स्क्वायर की वैल्यू भी आ गई, AP स्क्वायर की वैल्यू ये है और cos की वैल्यू ये आ गई। क्लियर है? अब ये दोनों वैल्यू को समीकरण नंबर 3 में पुट कर देंगे, इसको आप समीकरण नंबर 3 दे देना। ठीक है, तो अब बेटा अब हम इसको इस तरफ से हटा रहे हैं। ठीक है, इस तरफ से हटा रहे हैं क्योंकि इसको लिखा रहने देंगे। ठीक है, या फिर हम बेटा कुछ यहाँ कर ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ कर ले रहे हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम यहाँ करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे बेटा समीकरण 3 से, ये वाला समीकरण लेंगे, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो अब देखना ध्यान से, ये रहा आपका E, ये रहा आपका 2, ये अपॉन रहा 1/4πε0, ये रहा बेटा आपका Q, ये रहा आपका Q। AB की वैल्यू क्या है, तो AB की AP स्क्वायर की, तो ये है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये है। ठीक है, अब cos थीटा की जो वैल्यू आई है वो क्या आई है, L, तो ये रहा L अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। पहले मैं एक बार देख लूँ ये आपको बोर्ड पर दिख रहा है कि नहीं, है ना, बोर्ड पर दिख रहा है कि नहीं, नहीं दिख रहा है ना, थोड़ा सा हम कैमरा को बेटा पीछे कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा। ठीक है, चलो दिख रहा है, तो अब दिख गया ना, देखो कैसे आया, ये E1 ज्यों का त्यों रहा, ये रहा E1। ठीक है, 2 ज्यों का त्यों रहा, ये ज्यों का त्यों, ये ज्यों का। AP की वैल्यू हमने ये थी, ये वाली AP स्क्वायर की रखी, और cos की जो वैल्यू थी ये थी, तो ये रखी। ठीक है, अब आगे ध्यान से सुनना मेरी बात को। ठीक है, अब बेटा जो 2 है इसको मैं ठिकाने लगा दे रहा हूँ पहले, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, अगली स्टेप में यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ये रहा आपका E, अभी 2 को ठिकाने लगा रहा हूँ। तो बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो पहले जो Q है इसको लिख रहा हूँ, ये रहा Q, और जो 2 है इसको L के साथ लिख रहा हूँ, तो Q इंटू 2L कर दिया मैंने। ठीक है, Q इंटू क्या कर दिया, 2L, या फिर मैं एक कर रहा हूँ बेटा, ये देखो ये अपॉन 1/4πε0 ज्यों का त्यों रहा। ठीक है, ज्यों का त्यों रहा, ये ज्यों का त्यों रहा। अब ये क्या है बेटा, Q, तो ये रहा Q, और जो 2 है इसको L के साथ लिख रहा हूँ, तो ये 2L। बोलो बात समझ में? देखो मैंने क्या किया, ये जो आपका 1/4πε0 था, ज्यों का त्यों था, ये 2 को मैं L के साथ लिख रहा हूँ, तो ये लिख दिया मैंने Q, और 2 को L के साथ इंटू 2L। ठीक है, अपॉन, अब यहाँ देखो ध्यान रखना, यहाँ R स्क्वायर और ये रहा L स्क्वायर। ठीक है,
और इसका जो अगर मैं वर्ग हटाऊंगा, इसका जो अंडर रूट है अगर इसको हटाऊंगा तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर और ये होगा एल स्क्वायर और इसकी घात क्या हो जाएगी 1/2, क्योंकि अगर अंडर रूट हटाते हैं तो 1/2 लिखते हैं। ठीक है, अब देखो इसकी जगह तो हम क्या लिख सकते हैं, हमने ये पढ़ा है ना, एक फॉर्मूला पढ़ा है ना, किंतु P बराबर विद्युत द्विध्रुव भागों P बराबर क्या होता है, Q × 2L होता है, तो इसकी जगह हम रख देंगे P। ठीक है, तो ये आपका E, ये आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसकी जगह क्या रख दिया बेटा P, और यहाँ देखो ये इसकी घात क्या है 1 और इसकी घात क्या है 1/2। तो जब आधार समान होता है तो घातें बेटा जुड़ जाती हैं कि नहीं जुड़ जाती हैं, आधार समान होता है तो घातें जुड़ जाती हैं। तो जो आर स्क्वायर और एल स्क्वायर है इसको हम एक बार लिखेंगे, आर स्क्वायर और ये रहा एल स्क्वायर, इसको एक बार लिख दिया और घातें जुड़ जाएंगी, मतलब 1 और जो 1/2 है इसको हम जोड़ देंगे। अब हम इसको जोड़ेंगे बेटा, अब हमारा फाइनली हो चुका है ना, लगभग थोड़ा सा और बचा 1/0, ये रहा आपका P। अब इनको घातें जोड़ेंगे तो देखो 1 और 1/2 को जोड़ेंगे तो एलसीएम 1, तो ये एलसीएम 2 इधर जाएगा 2 और 1 इधर जाएगा 1, तो ये हो जाएगा आपका 3/2। क्या हो जाएगा बेटा 3/2। तो ये P रहा, ये रहा आर स्क्वायर और ये रहा एल स्क्वायर। ठीक है, और इसकी घात क्या होगी बेटा 3/2। बोलो बात समझ में आई, बोलो यार जल्दी बोलो, बात समझ में आई इधर तक, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। देखो व्यंजक है बड़ा, थोड़ा सा आपको धैर्य रखना पड़ेगा, थोड़ा आपको समझदारी देना पड़ेगी, तभी आपका ये व्यंजक होगा, क्योंकि व्यंजक ये बड़ा है, मैं करवाऊं या फिर कोई और करवाए बेटा ये व्यंजक बड़ा ही है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ठीक है, अब यहाँ बेटा हम क्या करेंगे, आगे क्या करेंगे, जो एल है इस एल का मान बहुत छोटा है, बहुत छोटा है किससे, आर से। बोलो जो एल है, एल क्या है, अल्प दूरी है 2L, और अब अल्प दूरी है और उसको और आधा कर दिया तो बहुत कम बचा। ठीक है, तो जो एल का मान बहुत कम है किससे, आर से, तो एल क्या कर देंगे हम 0 कर देंगे। जब एल 0 कर देंगे तो बेटा E बराबर क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये रहा P और ये रहा आर स्क्वायर। एल की वैल्यू हम क्या करेंगे बेटा 0 करेंगे, तो ये 0 घात क्या होगी 3/2, 0 का कोई मतलब नहीं रहता। अब 0 का कोई मतलब नहीं रहता तो r की घात, r स्क्वायर है इसकी घात ही क्या हो जाएगी 3/2, इस 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 से 2 क्या हो जाएगा बेटा कट जाएगा, तो E = क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P/r की घात 3। ये हो गया बेटा निरक्ष स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, जो थोड़ा सा खतरनाक है, थोड़ा सा बड़ा है। बट देखो यार, कोई भी चीज को अगर समझने में अगर अच्छे से समझते चलते हैं तो थोड़ा सा उसमें समय लगता है और फाइनली वो हो जाता है। तो मैंने भाई पढ़ाया तो पूरा है, समझाने की एक एक स्टेप को कोशिश की है, एक एक स्टेप, भले कोई सी भी स्टेप हो, एक एक स्टेप को समझाने की कोशिश की है। थोड़ा बड़ा है इसलिए समय लगा, ठीक है, बाकी हमने समझ लिया। तो भाई इसको आप 2 बार देख लेना, एक बार देख लिया ठीक है नॉर्मल स्पीड में, एक बार 2x की स्पीड में देख लेना, वीडियो को 2x की स्पीड में करना और देख लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो भाई आज के लिए इतना ही, जो है ना फिर अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे। तो भाई तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाय बाय।